स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल अंदर ट्यूशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एसएसटी के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ। उसी के रिगार्डिंग जैसे कि आप जानते हो कि हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने 2 वंशज कर लिए, जैसे एक गुलाम वंश और एक खिलजी वंश। आज का हमारा टॉपिक रहेगा तुगलक वंश के रिगार्डिंग। इसके बारे में हम डिटेल से करेंगे। जितने भी इसके शासक थे या जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश की टाइम पीरियड क्या रहती है? 1398 टू 144, यानी कि ये 1320 से ये एक तरह का स्टार्ट होता है, जो 1320 से 1398 तक और 1414 तक ही रहता है इसका टाइम पीरियड। पहले क्या है? सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक की टाइम पीरियड क्या है? 1320 से लेकर 1325, यानी कि 1320 टू 1325। ये कौन थे? गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की, जो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक है, जब इन्होंने वंश की स्थापना की, इसके बाद इनका नाम ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। उसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, पर भूमि पुनः अमीरों में बांट दी। अब ग्यासुद्दीन तुगलक ने जैसे तुगलक वंश की स्थापना की, तो इसने जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य व्यवस्था थी, यानी कि जो सेना का उसने रखा था, वेतन पे सेना रखी थी, उनका एक यूनिफॉर्म उसने रखी थी, वो व्यवस्था उसने लागू रखी। लेकिन क्या किया उसने? जो भूमि थी वो दोबारा से उसने अमीरों में बांट दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे वो सारी की सारी ज़मीनें जो थी, भूमि थी, वो सारी वापस ले ली थी, लेकिन इसने ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? वो दोबारा से अमीरों में बांट दी। उसके बाद क्या होता है कि उसने 29 अवसरों पर मंगोलों से संघर्ष किया। उसने टोटल 29 अवसरों पर, यानी कि मंगोलों का आक्रमण इसके टाइम पे कितनी बार हुआ है? कम से कम 29 बार हुआ है, और हर बार उसने उनको इस आक्रमण में असफल कर दिया और भारत से बाहर रखा, जिसकी वजह से उसे मलिक उल गाजी की उपाधि मिली। ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मलिक उल गाजी की उपाधि किसको मिली थी? तो किसको मिली थी? ग्यासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट आ जाता है कि वह प्रथम संभवतः शासक था जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? तो वो कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1325 टू 1352 तक। ये जूनागढ़ मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। अब मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खान। ये मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा कब बैठा? ये 1325 1325 में बैठा। इतिहास में वह एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है। हिस्ट्री में इसका नेम क्या है? बुद्धिमान मूर्ख शासक। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ कि बुद्धिमान भी और मूर्ख भी, लेकिन ये चीज़ इसमें भी एक ट्विस्ट है। नेक्स्ट जैसे हम इसको डिटेल में करेंगे तो उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहना और अच्छे से वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल में ये समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे बोला गया? तो वो बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है? मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक बोला गया। वास्तव में नेचुरली ये जो बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा भी था, लेकिन ये इसको मूर्ख शासक कह लो इसलिए बोला क्योंकि इसने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से जो मेन रीज़न रहे इसका शासन डूबने के लिए। ओके, वो क्या काम थे? वो सारी चीज़ें इसमें है। जैसे क्या किया इसने? जैसे ये शासक बना तो इसने आते क्या किया? कर वृद्धि कर दी, यानी कि टैक्स बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही इसने टैक्स बढ़ाए तो इसके शासन में क्या हो जाता है? एक जगह पे सारा अकाल और प्लेग बीमारी फैल जाती है। पहला ये हो गया, एक अपनी तरफ से इसने टैक्स बढ़ा दिया, बट वो दूसरी टाइप है नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से क्या हो जाता है कि अकाल पड़ जाता है और प्लेग की बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से लोगों में गरीबी फैल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? इसने राजधानी परिवर्तित की।
इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले आया, दूसरी इसका ये रीज़न था। तीसरा क्या है, इसने सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट कर दी, यानी कि जो कि सोने चांदी तांबे कांसे की, इसने सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सल्तनत काल में सांकेतिक मुद्रा किसने यानी कि या फिर सांकेतिक मुद्रा किस सल्तनत काल के सुल्तान ने स्टार्ट की, तो वो किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने खुरासान अभियान भी चलाया जो कि मध्य एशिया के साथ था, ठीक है, इसमें भी ये असफल रहा। कराची अभियान चलाया जो कुमाऊं की पहाड़ियों में, इसमें भी ये अच्छे से सफल नहीं हो पाया। लोगों ने इसको क्या बोला, इसके बस ये मेन रीज़न ऐसे थे जिनकी वजह से इसको पागल, रक्त पिपासु और स्वप्नशील आदि कहा जाता था, ठीक है। यानी कि ये एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है कि किस सल्तनत काल में किस शासक को पागल, रक्त पिपासु या स्वप्नशील माना जाता था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब इसने कृषि के विकास के लिए दीवाने कुल की स्थापना की, जिसका मुखिया क्या होता था, अमीर कोही। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस कृषि विकास के लिए कौन से किसकी स्थापना की, तो वो दीवाने कुल की स्थापना की, या दीवाने कुल का मुखिया कौन कहलाता था, तो अमीर कोही, ठीक है। अब मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जिसका टाइम पीरियड है 1333 to 47, इसी के समय भारत आया था। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता वो कहाँ से आया था, मोरक्को का यात्री था। कब आया था, 1333 से 47 तक। किसके समय में आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ठीक है। उसकी सारी यात्रा का जो विवरण है, यानी कि उसकी टोटल यात्रा, उसने जितनी यात्रा की, जहाँ जहाँ गया, क्या क्या देखा, वो सारा का सारा उसने किसने डिफाइन किया, अपनी बुक रेहला में। ओके, नेक्स्ट है, उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया और 1342 में दूत के रूप में चीन भेजा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये भारत आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, उससे कामों से खुश होकर क्या करता है, उससे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है और 1342 में उसने दूत के रूप में चीन भेज दिया जाता है। दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि दक्षिण भारत में विजयनगर और बमनी राज्य की स्थापना किसके आसपास के या किसके समकालीन थी, तो वो किसके समकालीन थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की इन हरकतों की वजह से ही बदाऊनी ने क्या बोला कि अतः लोगों को उससे और उसे लोगों को मुक्ति मिल गई। यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है, उसने कुछ काम खुद भी एक ऐसे किए थे, मूर्खों जैसे काम किए थे, कुछ उस बेचारे की किस्मत एक ऐसी थी कि जब भी वो कोई काम करता था वो उल्टा ही पड़ जाता था, जिसकी वजह से बदाऊनी ने एक स्टेटमेंट दी कि उसने जब उसकी डेथ होगी तो उसने बोला कि एट लास्ट आके उसे लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को उससे मुक्ति मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड क्या रहता है, 1351 से 1388 तक, यानी कि 1351 to 1388 तक, ठीक है। 1351 में उसका राज्याभिषेक पहले हुआ, बाद में दिल्ली में हुआ। यानी कि फिरोज शाह तुगलक का पहले राज्याभिषेक 1351 में एक बार हो चुका था और उसके बाद दिल्ली में जाके अलग से हुआ, ठीक है। ये कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक का ये चाचे का बेटा था, यानी कि चचेरा भाई था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सल्तनत काल में किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो हुआ फिरोज शाह तुगलक का। ये इंपॉर्टेंट शासक है। इसमें उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की, ये भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इस्लामिक राज्य की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सल्तनत काल में किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह को उसके निर्माण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए जाना जाता है। मध्यकाल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है, यानी कि फिरोज शाह ने अपने टाइम पीरियड में कई निर्माण भी करवाए, लोक कल्याण काम भी किए, लोगों के कल्याण करिए, जिसकी वजह से उसको कल्याणकारी शासक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उसने निर्माण और कल्याण कार्य उसके क्या क्या थे।
उसने 24 करों को समाप्त कर 4 कर लगाए। उसने जितने भी 24 टैक्स थे 24 कर सबको ख़त्म करके सिर्फ 4 टैक्स लगाए, जिसमें थे एक खमस, खैराज, जजिया और जक़ात। ये 4 टैक्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसने दीवाने बंदगाम यानी कि जो दासों के रिलेटेड एक उसने बनाया ग्रुप, तो क्या था उसको दीवाने बंदगाम बोला, जिसमें कम से कम 1,80,000 के आसपास उसके दास थे। दीवाने खैरात किससे रिलेटेड था? आर्थिक सहायता से रिलेटेड था। दारुल शफा किससे रिलेटेड था? ये खैराती अस्तबल से रिलेटेड था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है, इसने लोक निर्माण विभाग क्या क्या थे, इसके कौन कौन से विभाग थे। अब इसने नगर कितने बसाए? 300 के आसपास नगर बसाए, यानी कि जो इसके मुख्य कौन कौन से थे, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, ये सारे इसके द्वारा ही बसाए हुए प्रमुख नगर है। इसके अलावा और भी थे, लेकिन ये कुछ ऐसे नगर थे जो कि प्रमुख थे, मेन थे। अब इसने 5 नहरें बनवाई, जिसमें से 2 नहर थी, तालाब और कुएं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसने हक के शरफ नामक सिंचाई कर लगाया, जो कि 1/10 था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि हक के शरफ नामक सिंचाई कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, जिसमें टैक्स कितना था? 1/10। अब 1200 नए फलों के बाग भी लगवाए इसने। इसके अलावा इसने 1200 नए फलों के बाग भी लगवाए। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की। उसके समय का मुख्य वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? मलिक बाजी शैन था उसके समय का। उसने सिक्कों पर खलीफा लिखवाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा लिखाया था, तो किसने लिखवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा उसने मेरठ एवं टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया। वे मेरठ टोपरा पर जो अशोक का स्तंभ था, उसको वहां से ये दिल्ली लाया था। कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट आ जाता है, अब फिरोज शाह की एक बायोग्राफी थी, यानी कि जो फिरोज शाह ने लिखी वो कौन सी थी? कुतुबत है फिरोज शाह। बर्नी ने जो बुक लिखी वो थी तारीख है फिरोज शाही या फतवा है जहांगीरी सॉरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स कम टाइम एग्जाम्स में पूछी जाती है। लास्ट है नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद अब फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या आता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आता है। इसका टाइम पीरियड रहता है 1394 से 1412 तक, ठीक है। और इसी के टाइम पे 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ओके। इसके बाद क्या होता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को हराकर एक सैयद वंश की स्थापना होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत मेहनत लगती है बच्ची ये नोट्स बनाने पे, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।